ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो, फिर से आने किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है। डीजल वाला यही था ना क्वेश्चन। नॉइस के बारे में क्या है कि ऑपरेटर और पैसेंजर शेल नॉट बी एक्सपोज टू ए नॉइज लेवल दैट एक्सीड्स। जो 8 घंटा में जो है ना, मान लो कोई कंटिन्यूअस एक्सपोज हो रहा है। ऑपरेटर है मतलब मशीन में 8 घंटे के लिए, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, कोई कोई न्यू स्टूडेंट भी है ना, इसलिए रूल एक्ट भी करवा देते तो ठीक होता। रूल एक्ट, देखो रूल एक्ट है ना, रेगुलेशन कंपेरिजन मान लो इजी है, ठीक है। रूल्स एक्ट का तुम लोग एमसीक्यू भी टिक कर लोगे खुद से ना, वो पढ़ा पढ़ा हुआ लगेगा। इसमें है कि ये सारा चीज खुद से कोई पढ़ता भी नहीं है। तो क्या अंडरग्राउंड कोल माइंस में नहीं होता है नीरज? डीजल लोग को क्या होता है, अंडरग्राउंड कोल माइंस में यूज होता है कि नहीं? नॉइस क्या है कि मान लो 8 घंटे के लिए, ठीक है ना, 8 आवर के लिए जो कंटिन्यूअस मशीन चल रहा है, जो वहाँ ऑपरेटर चला रहा है, जो आसपास में सुपरवाइजर या जो भी पर्सन जो प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो साउंड प्रेशर लेवल होना चाहिए वो 85 dBA से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर साउंड प्रेशर लेवल 85 dBA से अधिक हो जाएगा तो वहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को तुम लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में मिल जाएगा, कल भी क्वेश्चन एक बताए हुए थे, आज भी क्वेश्चन है। अब क्या है कि जो भी पाइप और होज यूज किया जा रहा है, ऑल पाइप्स एंड होज ऑफ फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेंट, उसको क्या करना होगा, सेल बी कवर्ड, सभी को कवर करके रखना है। जिस तरीके से बताए थे ना डंपर वाले केस में कि जो प्रोपेल शाफ्ट होता है, प्रोपेल शाफ्ट क्या होता है, कवर करके रखना होता है। नहीं तो अगर प्रोपेल शाफ्ट टूट जाता है और कवर किया हुआ नहीं रहेगा, केजिंग के अंदर नहीं रहेगा, तो फिर क्या होता है, वो घूमने लगता है। घूम के हो सकता है किसी को, वो अगर कोई चल रहा रहे आसपास में तो उसको चोट भी, नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उसी तरीके से जो भी पाइप हो जो फ्यूल ऑयल या लुब्रिकेंट कैरी करता है, उसको कवर करके रखना चाहिए। कि अगर मान लो किसी भी केस में ऑयल अगर लीक कर जाए, सो दैट ऑयल फ्रॉम एनी लीकेज कैन नॉट कॉन्टेक्ट एनी एक्सपोज्ड मेटल सरफेस, ठीक है। कि अगर ऑयल लीक कर गया है तो जो मेटल सरफेस है, मान लो मशीनरी का है, अगर ऑयल लीक करेगा, कवर नहीं रहेगा, डायरेक्टली वो मेटल कॉन्टेक्ट के सरफेस, क्या कहते हैं, मेटल सरफेस से कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। तो ना आए कॉन्टेक्ट में, इसीलिए क्या करना है उसके ऊपर, अगर टेम्परेचर जिस जगह पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी भी कंडीशन में अधिक होता है उस इक्विपमेंट का, तो उस केस में पाइप और होज को सुटेबली कवर करके रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि एक दिया हुआ है क्वेश्चन मिलेगा तुमको माइन एटमोस्फेयर वाला, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सपोज्ड मेटल सरफेस वाला। तो एक्सपोज्ड मेटल सरफेस के केस में 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सर्विस ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, ये सारा कल करवा दिए हैं। हाँ, लाइटिंग के लिए बोला हुआ है यहाँ पे कि इफिशियंट एंड सुटेबल हेडलाइट capable of showing any obstruction in the roadway at least up to 60 मीटर away from the diesel equipment shall be provided, ठीक है। कि मतलब जो हेडलाइट या जो इफिशियंट हम लोग लाइटिंग ऐसा करके रखना है डीजल इक्विपमेंट में कि वो क्लियरली 60 मीटर तक उसको नजर आए। अगर मान लो स्ट्रेट रोड है तो 60 मीटर तक अगर उसको पूरा क्लियर नजर आए। ये क्वेश्चन अभी तुम लोग को मिलेगा 60 मीटर वाला, ठीक है। और इमरजेंसी केस में क्या बोलता है कि केपलम सेल बी प्रोवाइडेड इन द ऑपरेटर्स केबिन फॉर इमरजेंसी। ये ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन यस और नो वाला सिचुएशन में आ गया क्वेश्चन, तो ध्यान रखना कि केपलम को हम लोग इमरजेंसी केस में ऑपरेटर केबिन में प्रोवाइड किया जा सकता है। और एक रेड कलर का रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर बताइए, देखना कि रात के टाइम में जो ट्रक वगैरह में चारों पर चमका कर रख देता है, क्या रहता है, वही तो है रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर। तो उसको भी क्या कहते हैं, नाइट के टाइम में विजिबिलिटी उससे बढ़ता है, उसके लिए जो भी इक्विपमेंट है उसमें रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर होना चाहिए।
जो 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों क्वेश्चन अभी तुम लोग को उधर मिल जाएगा। क्योंकि अभी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन वाइज ही पढ़ा रहे हैं। ये पेसो का फुल फॉर्म ध्यान रखना, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो होज रहता है, द होज यूज्ड फॉर पंपिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, होता है ना कि मान लो जो बीएमडी व्हीकल वगैरह आता है, जो होज होता है वो कैसे किस टाइप का होता है, FRAS फ्रास होता है, मतलब क्या, फायर रेजिस्टेंस और एंटी स्टैटिक, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसमें स्टोर ना हो पाए और आग उसमें ना लगे, अग्निरोधी और एंटी स्टैटिक टाइप, ठीक है। तो फायर रेसिस्टेंट एंड एंटी स्टैटिक टाइप होता है। ठीक है, फ्रास का फुल फॉर्म क्या हो गया, ध्यान रखना तुम लोग। देखो यहाँ पे अभी जस्ट तुम लोग बताए थे ना कि द टेम्परेचर ऑफ एनी सरफेस ऑफ द इंजन दैट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द माइन एटमॉस्फेयर शेल नॉट एक्सीड 150 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर एनी कंडीशन ऑफ द ऑपरेशन। मतलब क्या है कि इंजन सरफेस जो डायरेक्टली एकदम माइन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, खुले में है, ठीक है ना। तो किसी भी कंडीशन में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये बताए थी, एक जगह माइन एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, और वहां पे क्या था कि जो भी होज पाइप वगैरह यूज किया जा रहा है या फ्यूल ऑयल के लिए या पाइप होज या लुब्रिकेंट के लिए, और वो अगर एक्सपोज्ड मेटल सरफेस है तो किसी भी केस में जो टेम्परेचर होना चाहिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर इंजन का कोई भी सरफेस है जो डायरेक्टली माइन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो उस केस में जो टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी कंडीशन में ऑपरेट मशीन को ऑपरेट करने के टाइम में 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या क्या आता है? एग्जॉस्ट सिस्टम सेल कंसिस्ट ऑफ एग्जॉस्ट पाइप from the exhaust manifold, exhaust conditioner, flame trap, spark arrestor, exhaust cooling dilution system, साइलेंसर, ये सारा चीज एग्जॉस्ट सिस्टम में आता है, ठीक है। तो जो एग्जॉस्ट सिस्टम सेल बी प्रोवाइडेड विथ मॉनिटरिंग एंड शट डाउन डिवाइसेज। अगर एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट जिसमें अगर ये सब एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है, एग्जॉस्ट कूलिंग या डायलूशन सिस्टम नहीं है, तो जैसे ये स्टैंडर्ड लागू हुआ है तो उसके 12 महीने के अंदर जो भी डीजल वाला इक्विपमेंट चल रहा है तो सभी में एग्जॉस्ट कूलिंग और डाइल्यूशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये 12 मंथ, मतलब विद इन 12 मंथ, 12 महीना का टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर वाला तीन है, एक 150 डिग्री माइन एटमॉस्फेयर वाला, एक 120 डिग्री एक्सपोज मेटल सरफेस वाला, और एक 85 डिग्री। ये 85 डिग्री वाले में क्या है कि जो टेम्परेचर हो रहा है कूल्ड और डाइल्यूटेड एग्जॉस्ट गैस, जो एग्जॉस्ट गैस डीजल इक्विपमेंट का एग्जॉस्ट से निकल रहा है, या कूल्ड हो सकता है, ठंडा करके निकाला जाता है, थोड़ा उसमें कुछ प्योर गैस वगैरह डाल, मतलब प्योर एयर डाल के डाइल्यूट थोड़ा किया जाता है कि जो भी उसमें नॉक्सियस गैसेस प्रेजेंट रहे उसका परसेंटेज कम हो जाए। तो जो टेम्परेचर हो रहा है कोल्ड और डाइल्यूट एग्जॉस्ट गैस जिसको डायरेक्टली डिस्चार्ज किया जा रहा है एटमोस्फेयर में, तो उसको उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। और इन केस ऑफ मेटेलिफेरस माइंस द टेम्परेचर सेल बी मेजर्ड एट 1 मीटर अवे फ्रॉम द डिस्चार्ज पॉइंट, ठीक है। ये मेटेलिफेरस के लिए स्पेशल बता दिया है यहाँ पे सिर्फ कि मेटेलिफेरस के केस में जो टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाएगा वो डिस्चार्ज पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पे। लेकिन कोल माइंस के लिए वैसा कुछ नहीं बोला है, कोल माइंस में सीधा बोल दिया है कि जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है उसका टेम्परेचर किसी भी केस में 85 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये तुम लोग हम क्लियरली माइंड में सेट कर लो, 85 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 85 डीबीए,
क्या क्या चीज है, ठीक है, सब अलग अलग चीज है। वो क्वेश्चन पढ़ के तुमको वहां पे आंसर टिक करना है। ये नहीं कि इसका ऑप्शन इधर है उसका इधर कर दिया, वैसा नहीं करना है। इंजन जो होना चाहिए सेल बी कंप्रेशन इग्निशन, डीजल फ्यूल्ड एंड वाटर कूल्ड टाइप होना चाहिए, ठीक है। नेचुरली एस्पायरेटेड, टर्बो चार्जर वगैरह अब आ गया है, ये सब तुमको काम करनी है। यहाँ पे कि जो डीजल इंजन होना चाहिए ना, डीजल इंजन system shall also be designed for a limited time safe operation in atmosphere containing up to 1% मीथेन। कि अगर एटमॉस्फेयर में 1% मीथेन है ना, तो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, सेंसर लगा हुआ रहेगा तो डिटेक्ट कर लेगा, तो कुछ देर के लिए हो सकता है मशीन चले, उसके बाद मशीन को बंद कर दे। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी डीजल इक्विपमेंट रहेगा उसमें कम से कम एक ऑटोमेटिक मीथेन डिटेक्टर रहेगा, कि वो हमेशा डिटेक्ट करते रहे क्या, कि जनरल बॉडी कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन अराउंड द व्हीकल, की जो भी इक्विपमेंट है उसके आसपास में जनरल बॉडी मतलब मीथेन का क्या कंसंट्रेशन है। जो डिटेक्टर है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा एवीए को, ऑडियो विजुअल अलार्म बजने लगेगा, एकदम जोर जोर से बजने लगेगा कि अगर मीथेन का परसेंटेज 0.5% से एक्सीड होगा तो। और साथ में अगर मीथेन का परसेंटेज 0.75% से ज्यादा होगा तो इंजन को शटअप कर देगा, मतलब इंजन को बंद कर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि लिमिटेड टाइम सेफ ऑपरेशन के लिए 1% अगर मीथेन भी रहेगा ना कंटेनिंग, तो उसमें ऐसा डिजाइन किया गया है कि 1% मीथेन पे भी कुछ देर तक चल पाए। लेकिन दूसरा केस इधर दे दिया है, क्या दे दिया है कि 0.5% से अगर अधिक होगा तो अलार्म बजने लगेगा, और 0.75 से अधिक होगा तो क्या होगा वहां पे, तुरंत वो इंजन को ही बंद कर देगा। जो होजेज होता है, जो होज पाइप होता है, जो कंप्रेसर डिलीवरी पोर्ट से अटैच है, कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेस्ड एयर भेज रहा है। तो एयर किसके थ्रू भेज रहा होगा, होज के थ्रू भेज रहा होगा। तो होज कैसा होगा, वो जो होज होगा वो पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन का बना हुआ रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन तो पूछता है हमेशा बार बार, पीईटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सप्लोसिव से रिलेटेड, पेंटा इरिथ्राइट्रोल टेट्रा नाइट्रेट नाइट्रेट। उसी तरीके से हो सकता है अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि वो जो होज होता है उसमें पीटीएफई मतलब क्या होता है, तो पीटीएफई का फुल फॉर्म होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, ठीक है, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। इस मटेरियल का बना हुआ होता है। अब देखो ये वाला कंडीशन जो था ना, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो बोला था ना 4.13 में जो कंडीशन दिया हुआ है, जो अनडाइल्यूटेड एग्जॉस्ट गैस हो रहा है, मतलब जिसमें डाइल्यूशन नहीं किया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का एयर मिक्स्ड नहीं किया जा रहा है, परसेंटेज को रिड्यूस करने के लिए जो भी गैस निकल रहा है, तो एग्जॉस्ट गैस जो रहेगा अनडाइल्यूटेड वाला रहेगा, तो उसमें NO2 का परसेंटेज क्या होना चाहिए, NO का परसेंटेज क्या होना चाहिए, CO का परसेंटेज क्या होना चाहिए, ये सारा चीज के बारे में बोला हुआ था। क्या है कि NO2 का परसेंटेज 100 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, या 0.010% से अधिक नहीं होना चाहिए। NO का परसेंटेज 900 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, 0.09% से अधिक नहीं होना चाहिए। CO का परसेंटेज 0.11% मतलब 1100 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। और जब 1% मीथेन इनटेक एयर में अगर इंजेक्ट किया गया है, ठीक है, इनटेक में तो मीथेन मिलता नहीं है, अगर डाला गया है मीथेन किसी भी रीजन जो भी हो सकता है इंजेक्ट किया गया है, तो उस केस में सीओ का परसेंटेज 0.20% या 2000 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये चारों डाटा तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए। NO2 100 ppm, NO 900 ppm, CO 1100 ppm, और CO अगर 1% इंजेक्ट किया गया है मीथेन इंटेक एयर में तो 2000 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। ये डाटा थोड़ा सा तुम लोग नोट कर लेना अच्छे से, हम पीपीटी या पीडीएफ जो है ये ग्रुप में डाल ही देंगे, ठीक है। जो मार्क करके रख रहे हो वो सारा मार्क किया हुआ ही रहेगा। अब डीपीएम का कभी फुल फॉर्म मान लो पूछ दिया कि डीपीएम क्या होता है, तो डीपीएम होता है डीजल पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है, डाटा को तुम लोग के लिए समझना थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, कि जो भी माइनर्स पर्सनल एक्सपोजर टू डीजल पार्टिकुलेट मैटर इन एन अंडरग्राउंड, मान लो डीजल पार्टिकुलेट मैटर मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जो डीजल से चलने वाला इक्विपमेंट है, जो एग्जॉस्ट निकल रहा है,
तो उसमें कुछ डीजल से रिलेटेड जो भी पार्टिकुलेट मैटर वगैरह है ना, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। विच इंटर्स द एयर एट एनी वर्क प्लेस बिलो ग्राउंड, उसकी बात कर रहा है कि अगर 8 घंटा के लिए उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होना चाहिए, टाइम वेटेड एवरेज 8 घंटे के लिए टाइम वेटेड एवरेज में जो एवरेज कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 100 माइक्रोग्राम, 1 क्यूबिक मीटर एरिया में ना 100 माइक्रोग्राम ऑफ एलिमेंटल कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ऐसा ही इसको रटना है तुम लोग को, कुछ नहीं। कि 8 घंटा के टाइम में जो थ्रेशोल्ड लिमिट होना चाहिए टाइम वेटेड एवरेज, ठीक है, TWA इसीलिए लिखा हुआ है, टाइम वेटेड एवरेज डीजल पार्टिकुलेट मैटर का, कि 8 घंटा में कितना होना चाहिए, 100 मतलब 1 क्यूबिक मीटर एरिया में ना वॉल्यूम में 100 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 माइक्रोग्राम मतलब कितना, 1 माइक्रोग्राम मतलब 10⁻⁻�6 ग्राम, ठीक है। तो उसी तरीके से 100 माइक्रोग्राम दे दिया है, मतलब क्या, 10⁻⁴ ग्राम, ठीक है। अगर माइक्रोग्राम हटा देंगे तो इसी को लिख दिया एलिमेंटल कार्बन, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। प्रोवाइडेड दैट जो अलाउएबल लिमिट है, ठीक है, डीपीएम का, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड, मतलब ये जब स्टैंडर्ड आया है तो 1 साल तक, ठीक है ना, 1 साल तक अलाउएबल लिमिट क्या है, 120 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एलिमेंटल कार्बन। चीज को ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में 8 आवर के लिए कितना लिमिट है इसका, 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एलिमेंटल कार्बन। लेकिन जब से ये रेगुलेशन आया है, ये सर्कुलर आया है, तो 1 साल तक कितना का परमिशन अलाउ किया हुआ है, 120 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एलिमेंटल कार्बन, ठीक है, 120 माइक्रोग्राम। अब देखो दिया हुआ डाटा तो पढ़ लो, एक ही क्लास तो ले ही रहे हैं, ज्यादा तुम ले नहीं रहे हैं इसमें। और उसी तरीके से क्या है कि एयर बॉन्ड कंसंट्रेशन ऑफ डीपीएम सेल नॉट एक्सीड 3 टाइम्स द TWA फॉर मोर देन 30 मिनट, ठीक है। कि मान लो किसी केस में कि 8 घंटे के लिए दिया हुआ है कि 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एलिमेंटल कार्बन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं मान लो 3 गुना मिल गया, ज्यादा मिल रहा है, तो 30 मिनट के लिए बोल रहा है कि 3 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि 30 मिनट तक 3 टाइम्स द थ्रेशोल्ड वेटेड एवरेज होना मतलब 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एलिमेंटल कार्बन से अधिक नहीं होना चाहिए। और किसी भी केस में 5 टाइम्स मतलब 500 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एलिमेंटल कार्बन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये डाटा को तुम लोग को ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, एक बार हम यहाँ पे तुम लोग को अलग से हम बता दे रहे हैं। नॉर्मल केस में क्या बोला है कि 8 आवर का वर्क होता है मान लो, तो उस केस में थ्रेशोल्ड वेटेड एवरेज जो भी दिया हुआ है वो क्या बोला हुआ है कि 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एलिमेंटल कार्बन से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब से ये रेगुलर सर्कुलर आया है तब से 1 साल तक थोड़ा लिमिट बढ़ा के ही दिया हुआ है कि ठीक है, आप लोग थोड़ा दे दिया टाइम कि थोड़ा ज्यादा भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अब क्या बोल रहा है कि अंडरग्राउंड माइन से मान लो कहीं अधिक हो गया है तो 30 मिनट तक वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अप टू 30 मिनट तक है ना, 3 टाइम्स ऑफ 3 वेटेड एवरेज मतलब क्या, 300 EC माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहेगा तो चलेगा। लेकिन किसी भी केस में 5 टाइम्स TWA नहीं होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में, बस यही है ओवरऑल, ठीक है। इसी को तुम लोग समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना है। अभी क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग सभी का इसका आंसर दोगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो। थोड़ा सा वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट का देख लो क्या है, बस इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि नो डीजल इक्विपमेंट सेल बी ऑपरेटेड इन एनी वर्क प्लेस जहां पे वेलोसिटी ऑफ एयर जो है लेस देन 45 मीटर पर मिनट, ठीक है।
अगर लेस देन 45 मीटर पर मिनट रहेगा तो वहां पे डीजल इक्विपमेंट नहीं चलाया जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है कि जहां पे इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज जनरल बॉडी ऑफ एयर में एट एनी पॉइंट ऑफ द रोडवे एक्सीड कर रहा है 0.1% इन गैसी 1 डिग्री 1 गैसी कोल माइंस, ठीक है, और 0.75 इन केस ऑफ सेकेंड और थर्ड डिग्री कोल माइंस। अगर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर गैसीसीमो फर्स्ट डिग्री रहेगा और अगर वहां पे इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 0.1% से अधिक हो जाएगा, या गैसीसीमो सेकेंड और थर्ड डिग्री रहेगा और इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 0.75% से अधिक हो जाएगा, तो उस केस में वहां पे डीजल इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं किया जाएगा। बस यही उसका कहना है और कुछ नहीं कहना है। यहाँ पे भी वही दिया हुआ है वेट बल्ब टेम्परेचर का, जो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन वाला, कि किसी भी कंडीशन में WBT जो है 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी प्लेस पे 33 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया है तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ एयर 1 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। वही डाटा है, ठीक है। 7.5 एयर सैम्पलिंग, ठीक है। 7.5 का एक डाटा है यहाँ पे बस। एटलीस्ट एग्जामिनेशन ऑफ रोडवेज फॉर एडिक्वेसी ऑफ वेंटिलेशन, की वेंटिलेशन सफिशियंट है कि नहीं, इसके लिए रोडवे का जांच करना है। तो क्या है, प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में जब भी डीजल इक्विपमेंट नॉर्मल ऑपरेशन में रहेगा तो माइन एटमोस्फेयर रोडवे वगैरह का जांच किया जाएगा। और टेस्ट कहाँ, और टेस्ट फॉर नॉक्सियस गैस, और नॉक्सियस गैस का टेस्ट के लिए क्या किया जाएगा, 1.5 मीटर अबव द फ्लोर लेवल पे जांच किया जाएगा, और 1 मीटर फ्रॉम द डीजल इक्विपमेंट एग्जॉस्ट ऑन द रिटर्न साइड। ये ध्यान रखना, प्रत्येक शिफ्ट में जहां पे डीजल इक्विपमेंट नॉर्मल ऑपरेशन में है तो माइन क्या एटमॉस्फेयर है, वेंटिलेशन है, क्या स्थिति है, इसके लिए प्रत्येक शिफ्ट में जांच किया जाएगा। जांच के लिए सैंपल कहाँ से लिया जाएगा, नॉक्सियस गैसेस का जांच फ्लोर लेवल से 1.5 मीटर ऊपर में, और डीजल इक्विपमेंट जो एग्जॉस्ट है रिटर्न साइड में 1 मीटर तक, वहां पे जाके मतलब 1 मीटर की दूरी पे सैंपल लिया जाएगा। अब एक एनालिसिस कब करना है, वंस एट एयर सैंपलिंग वंस एट लीस्ट इन एवरी वीक। कहाँ कहाँ सैंपल लेंगे, एट ए पॉइंट एट द एंड ऑफ द एवरी रोड, ठीक है। प्रत्येक रोड के अंत में जहां पे डीजल इक्विपमेंट ऑपरेट किया जा रहा है, जो पॉइंट मैनेजर बता रहा है या कोई पॉइंट जो रीजनल इंस्पेक्टर बता रहा है, और जो भी सैंपल लिया जाएगा उसका 4 दिन के अंदर उसका एनालिसिस कर लिया जाएगा, ठीक है। सैंपल का 4 दिन के अंदर एनालिसिस कर लिया जाएगा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद आज की क्लास को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि आज करवा देंगे तुम लोग के लिए। बस यही था, ही इतना ही था। अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बचा हुआ है, 11:46 हो गया है, 12 बजे तक क्लास कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, देखो माइन एटमॉस्फेयर वाला वर्ड आया हुआ है, तो बता दो तुम लोग क्या था, कि टेम्परेचर ऑफ एनी सरफेस ऑफ द इंजन ऑफ द डीजल इंजन जो डायरेक्टली माइन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए था। टेम्परेचर का 3 ही केस था, 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 डिग्री सेंटीग्रेड था। क्या होगा इसका आंसर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, 80 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड डाइल्यूटेड एग्जॉस्ट गैस जो डायरेक्टली माइन एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 85 था ना। पचासी है, ठीक है ना, 80 नहीं है, 85 डिग्री ही था। ये 85 है, ठीक है। तो क्या हो गया, 85 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ, जो मिथेन डिटेक्टर है, ठीक है ना,
कितना परसेंटेज रहेगा तो एवीए बच जाएगा, और कितना परसेंटेज इनफ्लामेबल गैस रहेगा तो शट ऑफ कर देगा, इंजन को ही बंद कर देगा। क्या था इसका कि एट वाट परसेंटेज ऑफ मीथेन जो रहेगा एवीए विल स्टार्ट, ठीक है ना, एवीए जो बजना स्टार्ट हो जाएगा। क्या दिया हुआ है उसका 0.5%, और अगर 0.75% से अधिक होगा कंसंट्रेशन मीथेन का तो इंजन को वो शट ऑफ कर देगा। तो ये बी हो गया। एयर इनलेट सिस्टम ऑफ डीजल इक्विपमेंट शेल बी फिटेड विथ इन एन इनलेट फ्लेम ट्रैप, एयर फिल्टर असेंबली, इनलेट मैनिफोल्ड वैक्यूम मीटर। हम लोग तो एग्जॉस्ट का पढ़े हैं, लेकिन इनलेट के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो छोड़ो अभी ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, अनडाइल्यूटेड एग्जॉस्ट गैस जो एमिशन है, NO2 का परसेंटेज कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, और NO का परसेंटेज क्या था, NO का था 900 ppm वाला था ना। अब है कि ऑप्शन डी या ऑप्शन ए में कोई एक होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताओ तुम लोग। कौन सा ऑप्शन होगा, सभी लोग बताओ जल्दी से। 14 नंबर। मात्र दो लोग बता रहे हो। सभी का आंसर ये आ रहा है, ये ऑप्शन सही है। उसी तरीके से सीओ को क्या था, सीओ का बता दो। एक केस में था 2000 था, कब था वो, जब 1% अगर इंटेक में हम लोग मीथेन इंजेक्ट कर देंगे तो। नहीं तो क्या था उस केस में, ए इसका भी था 1100 ppm, ठीक है। यहाँ 50 ppm नहीं चल रहा है, ठीक है, 50 ppm यहाँ भी नहीं चल रहा है, ये ध्यान रखना। ये भी नहीं देखें, ये क्वेश्चन देख लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन में, कि जो माइनर्स रहेगा, जो पर्सनल एक्सपोजर टू डीजल पार्टिकुलेट मैटर, 8 घंटा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि 8 आवर में टाइम वेटेड एवरेज जो रहेगा एयरबोर्न कंसंट्रेशन वो कितना रहेगा, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या बताए थे, 200, 150, 50 तो है ही नहीं, 100 रहेगा, 120 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, यही चार डाटा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 120 है, 300 है, 500 है। किसी भी केस में 500 नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से ज्यादा समय के लिए 300 नहीं होना चाहिए, 1 साल के लिए 120 का वैलिडिटी दिया हुआ है, और 8 घंटे के लिए 100 का दिया हुआ है। क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, जो एयरबोर्न डस्ट कंसंट्रेशन होना चाहिए, मतलब कितना कंसन मतलब कितना से अधिक नहीं होना चाहिए 30 मिनट के लिए, तो यही था कि 3 टाइम से अधिक नहीं होना चाहिए। और किसी भी केस में क्या है कि 500 टाइम, मतलब 5 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो पहले क्वेश्चन देख के तुमको समझना होगा। पहला क्वेश्चन है क्या है कि 8 घंटा आवर में, 8 घंटे में कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड में क्या बोला हुआ है कि कितना गुना से अधिक नहीं होना चाहिए 30 मिनट के लिए, ठीक है ना, कि जो एयर बॉन्ड कंसंट्रेशन रहेगा डीपीएम का, सेल नॉट एक्सीड डेस टाइम्स द 8 आवर टाइम वेटेड एवरेज वैल्यू फॉर मोर देन 10 मिनट। तो सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, 100 रहेगा, 3 टाइम्स रहेगा, और 30 रहेगा। तो हम 18 कहाँ कुछ बताएं, 18 को हम भी तो सी ही बताएं यार, 3 टाइम्स और 5 टाइम्स यही तो हम बताए हैं। 18 को तो यही आंसर ही है, सही दिया हुआ है 18 का। और 19 का 100, 330, देखो
103 30। हम देखो बुक का आंसर नहीं देख रहे हैं, हम क्या है यहाँ जहाँ पे दिया हुआ है उस पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग तुम लोग भी देखो, बाकी बुक का आंसर जो दिया हुआ है हम नहीं बोल सकते कुछ भी उसके बारे में। ऑनर एजेंट और मैनेजर जो प्रत्येक माइन करेगा, वंस एटलीस्ट इन एवरी डेज मॉनिटर वर्कर्स एक्सपोज टू द डीजल पार्टिकुलर मैटर, ये भी हम लोग नहीं पढ़े हैं ना। ठीक, ये कुछ चीज छूटा हुआ है। नाइट्रोजन का ये छूटा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ एयर। ये बता दो, 28 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 28 बन जाएगा, 29 बन जाएगा, 30 बन जाएगा। 28 का क्या है कि एग्जामिनेशन ऑफ रोडवे फॉर प्रेजेंस ऑफ नॉक्सियस एंड इनफ्लेमेबल गैस शेल बी डन वंस एटलीस्ट इन एवरी, प्रत्येक शिफ्ट था या 24 घंटे में था या 3 दिन में था या 7 दिन में, क्या था कि जहाँ पे इनफ्लेमेबल डीजल इक्विपमेंट चल रहा है, इनफ्लेमेबल गैस नॉक्सियस गैस से निकल सकता है, तो वहाँ पे प्रत्येक शिफ्ट में मेजरमेंट किया जाएगा। तो ये मेजरमेंट कहाँ कहाँ लिया जाएगा, नॉक्सियस गैस के लिए फ्लोर लेवल से 1.5 मीटर ऊपर, और एग्जॉस्ट का रिटर्न साइड में 1 मीटर की दूरी पे, मतलब 1.5 और 1 इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। एयर सैंपलिंग सेल बी टेकन वंस एटलीस्ट इन एवरी, एयर सैंपलिंग कितने दिन में लेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एनालिसिस करने का, है ना, एनालिसिस करने का हम लोग 4 दिन में करेंगे, सैंपल लेने का 4 दिन के अंदर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एयर सैंपलिंग सेल बी टेकन वंस एटलीस्ट इन एवरी, कि एयर सैंपलिंग कितने दिन में लेंगे, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज में। ये भी, इसका भी चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। 31 का भी ABCD सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस चैप्टर से इतना ही रखेंगे, बाकी जो छूटा हुआ है ये PDF से तुम लोग वहां देख लेना, मिल जाएगा।